हरियाणा इलेक्शन 2024 फुल टू ड्रामा सस्पेंस से भरा हुआ था और यह जो चुनाव है यह बीजेपी के लिए एक संजीवनी का काम करता है और कांग्रेस के लिए एक अभिशाप का काम करता है। लेकिन लास्ट में तो जनता इसमें हार जाती है क्योंकि इसमें विकास हार जाता है। एक बार फिर जातीय समीकरण बनाया जाता है और उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है, न कि विकास के नाम पे। अगर विकास के नाम पे लड़ाई लड़ी गई होती, चुनाव लड़ा गया होता तो 8 मंत्री और स्पीकर नहीं हारते। तो मित्रों, यहाँ पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाजपा की जीत का क्या कारण था, कांग्रेस के हार का कारण क्या था। जो कांग्रेस सुबह सुबह जीत रही थी, आखिर वो शाम तक कैसे हार जाती है, उसके पीछे का क्या कारण है, और राहुल गांधी को माथुराम की जलेबी कैसी लगी, ये भी आपको हम बताएंगे। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि एक बार जनता फिर हार जाती है, जाति जीत जाती है, ऐसा क्यों होता है, यह आखिर विकास क्यों हार जा रहा है बार बार। तो मित्र, आपका मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अब मित्र, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था और यह बीजेपी के लिए यह संजीवनी का काम किया है और उसके भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर हुआ, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में है 10 में से 5 सीटें बीजेपी हार जाती है। इसके लिए ये हरियाणा चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो कांग्रेस है अब की बार आती है और 7 मुद्दों पर यह चुनाव लड़ती है। युवाओं के पलायन को लेके, उद्योग धंधों की हालत को लेके, एमएसपी की हालत को लेके, अग्निवीर की योजना को लेकर के और कर्मचारियों को पेंशन को लेके, यह इन 7 मुद्दों पर लड़ती है। कांग्रेस इन 7 मुद्दों को भुनाने के लिए पहलवान, किसान और जवान को लेकर के यह नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करती है और कांग्रेस अपने तरफ की हवा बनाने का प्रयास करती है। धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये हरियाणा की पहचान। धाकड़ जवान अग्निवीर में के यार 4 साल करांगे, फिर अपना वही दिहाड़ी करनी है कि मैं बचा तो रोजगार 4 साल में कुछ बनता तो नहीं है, बताओ। धाकड़ किसान 750 किसान मरवा दी, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा। लाठी चार्ज हमारे ऊपर पीपली में किया, अब किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पे क्या हाल है, वहाँ पर भी गोली मार दी किसान को। इसमें छर्रा लग गया किसान का, ये मत किया बार-बार देखा वहाँ भी खनौरी से छर्रा लगा था। इसे तो बहुत गुस्सा है किसानों को, इसलिए हम ये नहीं किसी पार्टी के हैं, इस बीजेपी की राजनीति करनी यहाँ से। और धाकड़ खिलाड़ी गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी, सड़क पे हम बैठे हैं फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, वो बदभूषण को दूरी पकड़ रहे हैं लोग। ये हरियाणा की पहचान है। लेकिन जब रैलियों का रेला चालू होता है तो सबसे पहले आते हैं माननीय राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी आते हैं और कहते हैं कि इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान, यहाँ पे राहुल गांधी जलेबी की प्रशंसा कर रहे हैं कि ये युवाओं की रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो आप ही जाने। युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी भी रैली करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही नायब सरकार बनती है 25,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसके संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का क्या कहना है, वह आप सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की
24,000 नौकरियों के रिजल्ट तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये भर्ती रोको गैंग जयराम रमेश वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापस लेते हैं तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा कोर्ट के माध्यम से है, कहीं पर भी वो इलीगल नेत्रिका नहीं है। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह विश्वास दिलाता हूं 4 अक्टूबर के बाद मैं सख्त बाद में लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करेंगे, मैं उसके बाद सख्त लूंगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके बाद आते हैं अमित शाह। अमित शाह कहते हैं कि 5 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। पिछले 5 सालों में कितनी नौकरियां दी गई हैं ये तो हरियाणा के युवा ही बता सकते हैं। क्यों? इसके बाद कांग्रेस एक मुद्दा लेकर आती है उद्योग धंधों को लेकर, कहती है कि हरियाणा में उद्योग धंधों की हालत बहुत ही खराब है। इसके बाद तो भाजपा वालों ने तो केवल वादों की झड़ी ही लगा दी है। उनका कहना है कि अंबाला में एकीकृत कपड़ा पार्क या टेक्सटाइल्स पार्क के साथ में रेडीमेड कपड़ा उद्योग बढ़ाया जाएगा। शाहजहांपुर में चीनी मिल की पुनर्स्थापना की जाएगी। खरखौदा में एक औद्योगिक शहर बनाया जाएगा और एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा। यह सब बातें भाजपा की तरफ से कही जाती है। इसके बाद आती है कांग्रेस कहती है कि किसानों को एमएसपी उनको नहीं मिल रही है, उनको एमएसपी के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके बाद भाजपा आती है और कहती है कि जिस फसलों का एमएसपी 1300 रुपए है उसको बढ़ा के हम 3100 रुपए कर देंगे और 24 फसलों को हम एमएसपी के अंतर्गत लाएंगे। यह तो हुई सत्ता में जब वो थे, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले 5 सालों में उन्होंने क्यों नहीं किया? और किसानों की हालत के बारे में उनको अपने कार्यकाल में क्यों नहीं याद आता है? क्योंकि जब किसान एमएसपी की मांग करते हैं, धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, पुलिस की लाठी खानी पड़ती है, तब तो नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये वादे किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मित्रों? बारी आती है संविधान की। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पानी पी कर यह कहा था कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। यहाँ पर भाजपा वालों का यह कहना है कि संविधान हम नहीं कांग्रेस बदलना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह यही कांग्रेस है जो कि कश्मीर में यह मांग कर रही है कि धारा 370 हटाया जाए। धारा 370 हटा के वो संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन हम यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि हम 19% दलितों को आरक्षण देंगे और जब तक बीजेपी है तब तक आरक्षण को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, कोई भी संविधान को बदल नहीं सकता है। यह बीजेपी वालों का कहना है। को लेकर के बीजेपी वाले 20% जो दलित हैं हरियाणा में उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करती हैं। रही बात किसान कर्मचारियों की पेंशन की, तो वो तो पिछले कुछ समय पहले आपने देख लिया है कि बीजेपी ने कैसी नई पेंशन स्कीम जारी की है। यह लगभग एक मकड़े जाल की जैसा है जिसको कि समझना बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर्मचारियों को कितना फायदा देगी यह तो भविष्य ही बताएगा। यहाँ पे बात आती है विकास की। अगर विकास के बारे में बात की जाए तो फिर बीजेपी के 8 मंत्री और स्पीकर साहब भी चुनाव हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और उन्हें अपने जो सिटिंग जो 14 विधायक हैं उनका टिकट काटना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? अगर विकास के बारे में ही बात होती तो इन सारे लोगों को टिकट दिया जाता, 14 के 14 विधायकों को टिकट दिया जाता क्योंकि वो अच्छा काम करते। लेकिन यहाँ पे तो राजनीति जाति की होती है, जाति समीकरणों की होती है, धर्म की बात होती है, धर्म को कैसे अपने पाले में किया जाए इसके बारे में बात होती है। विकास की कोई भी बात नहीं होती है। अगर जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है कि किसने किसको वोट दिया हुआ है और हरियाणा में जातिगत जो है वो जातियां किस प्रकार से बटी हुई है। ये देखिए, हरियाणा में जाट लगभग 27% है, ब्राह्मण 6% है और वैसे 6% है और एससी जो है वो 20% है। 20% के करीब में एससी वहां पे पाए जाते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रख के जातिगत समीकरण बनाया जाता है। और कांग्रेस जो है वह मोस्टली जो चुनाव लड़ती है वो 3 लोगों को ध्यान में रखती है। पहला होता है जाट, दूसरे होते हैं मुसलमान और तीसरे होते हैं एससी। लेकिन अब की बार बीजेपी ने उनके एससी वोट में सेध लगाई हुई है। अब की बार बीजेपी ने गैर जाट और जो दलित वर्ग है उसको अपनी तरफ लामबंद करने का अधिक से अधिक प्रयास किया। दलितों को यह बार बार याद दिलाया है कि जाटों ने उन पर किस प्रकार से अत्याचार किया हुआ है और इन्हीं सब समीकरणों को देखते हुए उन्होंने जो टिकट दिया वो टिकट दिया उन्होंने 34 सामान्य वर्ग को और 22 ओबीसी वर्ग को। और ओबीसी वर्ग को क्यों दिया गया इसके बारे में आप ये सोचिए कि मनोहर लाल खट्टर जो कि ब्राह्मण है और नायब सिंह सैनी एक ओबीसी हैं,
तो मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने हटा करके नायब सिंह सैनी को वो मुख्यमंत्री बनाते हैं और मात्र 56 दिनों के लिए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं और 100 से अधिक फैसले लेते हैं। इन 100 से अधिक फैसलों में उन्होंने ओबीसी और किसानों को लाभ पहुंचाने वाले फैसलों को लिया हुआ है। और मुफ्त रेवड़ियां बांटने की जो संस्कृति एक बार चालू हुई है भारत में, उसको फॉलो करते हुए बीजेपी भी आगे बढ़ती है और 21 रुपया पर महीना हर महिला को देने का वह वादा करती है। और ग्रामीण जो भी लड़कियां हैं, जो भी लड़कियां पढ़ने जाती हैं, छात्राएं हैं, उनको स्कूटी दिया जाएगा, इसका वह वादा करती हैं। और इसके बाद आता है इलेक्शन मैनेजमेंट। इलेक्शन मैनेजमेंट में तो बीजेपी माहिर है और उसने रैलियों का रेला लगा दिया, जिसमें कि उन्होंने अमित शाह को 14 रैलियां दी, योगी जी को 10 रैलियां दी और मोदी जी को 4 रैलियां दी। और इसके अलावा उन्होंने 22 स्टार प्रचारक उतारे, जिन्होंने 155 जगहों पर जाके उन्होंने प्रचार किया। इसके अलावा उन्होंने यूपी, हिमाचल, राजस्थान के जितने भी विधायक हैं, सारे विधायकों को वह हरियाणा चुनाव में उतार देते हैं और हरियाणा चुनाव में वो छोटी छोटी बैठकें करते हैं और छोटे छोटे जगहों पर जा करके वह लोगों को लामबंद करने का प्रयास करते हैं, दलितों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करते हैं, गैर जाटों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि कांग्रेस बुरी तरीके से फेल हो जाती है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जाति समीकरण और इलेक्शन मैनेजमेंट में एक आदमी छूट गया है, वह है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने कहीं पे भी प्रचार नहीं किया है और उनको इस प्रचार से दूरी बना के रखा गया है, क्योंकि अगर मनोहर लाल खट्टर ने पिछले अपने 4 साल में उन्होंने अगर विकास किया होता तो आज वो हरियाणा के स्टार प्रचारकों में गिने जाते, उनकी की भी गिनती स्टार प्रचारकों में की जाती। लेकिन यहाँ तो मित्रों, विकास की बात नहीं होती है, बात होती है जाति की, जाति मैनेजमेंट की बात होती है। और यह देखा गया कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने पहलवानों के संबंध में एक भी बात नहीं कही। उन्होंने यह नहीं कहा कि दिल्ली में जो उनका अपमान हुआ, जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जो उनको न्याय मिलना चाहिए था, उसके बारे में बीजेपी ने कुछ भी नहीं कहा। बीजेपी ने जो बात बोली है वह यही बोली है कि पर्ची और खर्चे पे हम किसी को नौकरी नहीं देंगे। हमने पूरी पारदर्शिता के हिसाब से 1,40,000 युवाओं को हमने नौकरी दिया हुआ है और ओबीसी का क्रीमी लेयर हटा करके उन्होंने 6 से 8 लाख कर दिया और एससी के 20% कोटे में 36 जातियों को शामिल कर दिया गया है। ये तो था कि बीजेपी ने अपने गढ़ को कैसे बचाया, लेकिन अब यहाँ पे ये बात होती है कि कांग्रेस की हार क्या यहाँ पे होती है, जो कि अभी हाल के ही लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें दी जाती है, जिसको कि एक शानदार प्रदर्शन माना जाता है। तो फिर यह कांग्रेस हार के जाती है। दलितों का लामबंद जो वो क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि कांग्रेस जिस जाति समीकरण में फंसी हुई है वह इस प्रकार से है, वह जाट जो 27% है और दलित जो 20% है और मुसलमान जो कहाँ जाएंगे कांग्रेस को छोड़ के, वो 7% है। अभी मात्र 4 महीने हुए थे वो लोकसभा चुनाव जीते हुए कांग्रेस को 5 सीटें जिसमें उन्होंने जीती थी। भाजपा में एंटी इनकम्बेंसी को देख करके कांग्रेस को उत्साह जग जाता है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको फ्री हैंड दिया जाता है टिकटों के वितरण में। और यहाँ पे कुमारी सैलजा जो कि एक दलित नेता है और अगली हरियाणा की सीएम हो सकती है, उनको किनारे कर दिया जाता है और उनको अब की बार चुनाव भी लड़ने नहीं दिया जाता है। इस बातों को देख करके दलित ये सोचते हैं कि यह तो कांग्रेस केवल जाटों की ही सरकार बनाने को जा रही है, दलितों का को तो यहाँ पर कोई भी मानजान नहीं किया जाता है। और इसी दलितों के अपमान और अत्याचार को बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार यह याद दिलाते हैं कि जाटों ने दलितों पर किस प्रकार से अत्याचार किया था। यही सब वीडियो में देखिए। हरियाणा में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ था, क्या उसे कोई दलित परिवार भुला सकता है? 2010 में मिर्चपुर कांड को क्या कोई भूल सकता है? 2012 में भगाना में जो कुछ हुआ था, फिर 2014 में दलित बेटियों के साथ जो कुछ हुआ था, उस शर्मनाक घटना को याद करके ही रूह कांप जाती है। तब हमने यह भी दिखा था कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी और इनका दिल्ली का शाही परिवार सबके मुंह पर ताले लग गए थे। इसलिए कांग्रेस से यहां के दलित समाज को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। मैं तो कांग्रेस से एक और बात बताऊंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो।
जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। और यहाँ पे कांग्रेस के एक और बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला, जो कि एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो वो भी इस प्रचार से अपने को दूरी बना करके रखते हैं और वह अपने केवल बेटे आदित्य सुरजेवाला का प्रचार करते हैं। और इसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं जाते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में घूमते हैं जहाँ पे कि आदित्य का प्रचार करना है। तो इसको देख करके यह लगता है कि कांग्रेस का जो संगठन का ढांचा है वो बहुत ही बिखरा हुआ था। 10 सालों में कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता थे वो पूरी तरह से हताश हो चुके थे, उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। एंटी इनकम्बेंसी देखे तो उनमें उत्साह जगा, लेकिन वो इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पाए और पिछले 10 सालों में उन्होंने 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले। प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर, कुमारी सैलजा और उदय भान। अशोक तंवर तो अब बीजेपी में जा चुके हैं, जो कि लास्ट टाइम पे जाते हैं अशोक तंवर, और इससे बीजेपी को फायदा होता है। और यहाँ पर गुटबाजी इतनी ज्यादा चल रही है कि कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष तक का चुनाव उन्होंने अच्छे प्रकार से नहीं किया था, जिसके कारण से उनको बहुत ही हानि उठानी पड़ती है। और कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान तो तब होता है जो उन्होंने राज किया था, उनके राज्य में जो पाप हुए थे वो उनको बहुत ही ज्यादा परेशान किए। बीजेपी ने बार बार उनको याद दिलाया कि दलितों पर किस प्रकार से अत्याचार किया गया, रोजगार के माध्यम में पर्ची और खर्ची किस प्रकार से चली है, यह उनको बार बार याद दिलाते हैं। उन्होंने जनता में जाकर ये बातों को उन्होंने बार बार कहा, जिससे कि जनता में यह संदेश जाता है कि कांग्रेस सही प्रकार से शासन नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें बीजेपी को वोट करना चाहिए। दलितों को यह लगता है कि उनका जो संरक्षण है वो बीजेपी कर सकती है, न कि कांग्रेस कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस ने दलितों पर जब अत्याचार हुआ था तो उस टाइम उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। अब मित्र, सबसे बड़ी बात आती है कि विकास वर्सेस जाति। देखिए, कांग्रेस भी जातिगत समीकरणों को तय करती है और बीजेपी जातिगत समीकरणों को तय करती है, और ये दोनों जातिगत समीकरणों के आधार पे ही लड़े। इन्होंने कभी नहीं यह बात कही कि मेरे विधायक ने कितना काम किया हुआ है। कभी अपने क्षेत्र में जाकर के उन्होंने अपने विधायक की तारीफ नहीं की कि उन्होंने इतना काम किया हुआ है। कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये नहीं कहते हैं कि मेरे इस फला विधायक ने इतना बढ़िया काम किया हुआ है, कृपया आप लोग इसको चुने और ऐसे ही विधायक हम आने वाले समय में देंगे आपको। इसके बारे में कोई बात नहीं होती है। और सबसे मजे की बात है कि एक विधायक जी होते हैं जो कि छात्राओं के लिए एक बस का आयोजन करते हैं जो कि फ्री होती है, वो बेचारे हार जाते हैं। तो जनता को भी ये सोचना होगा कि जो व्यक्ति आपके जनता के लिए कर रहा है तो उसको भी वोट देना चाहिए। आपको उसको वोट देके जिताना चाहिए। जो समाज के लिए करना चाहता है उनको जिताना चाहिए। अगर आप नहीं जिताएंगे तो ये नेतागण लोग जातिगत समीकरण बनाएंगे और जातिगत समीकरणों के आधार पे ही यह चुनाव लड़ा जाएगा और आने वाले फ्यूचर में भी जातिगत समीकरणों पे चुनाव लड़ा जाएगा और यह समीकरण विकास की हत्या कर देंगे। विकास कभी नहीं हो पाएगा। आप ऐसे ही पड़े रहेंगे, जातियों में उलझे ही रहेंगे, जातियों से बाहर नहीं आ सकते हैं। धन्यवाद।